जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जी इसका 10वां पार्ट है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझेंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा दोस्तों। और यदि दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि आपसे पूछ देगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इसको क्या हुआ था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, देखिए क्या हुआ था कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इस इब्राहिम लोधी को हराता है, और जिसके बाद इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। उसके बाद भारत में क्या करता है, बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। मुगल वंश का स्थापना करता है और मुगलों की फिर सत्ता शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन याद रखेगा कि मध्यकालीन इतिहास में युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था। मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास के युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी मध्यकालीन इतिहास में मारा जाने वाला पहला शासक था। इसको कौन हराया था? तो बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और बाबर ने इसको हरा करके मुगल वंश की फिर भारत में शुरुआत करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यदि आपसे पूछ देगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, लेकिन अब ये आपसे पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत, पूछ देगा किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 63। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। लेकिन पूछ देगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 63 याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी किसने चलवाया था। यदि आपसे पूछ देगा कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी किसने चलवाया था, तो याद रखिएगा भारत की प्रथम रेलगाड़ी चलवाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम रेलगाड़ी किसने चलवाया था? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन पूछ देगा कि कब चला था, कब इसने चलवाया था, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहां चला था, कहां से कहां पूछ देगा, तो याद रखिएगा बंबई से पुणे के बीच में। ठीक है, बंबई से पुणे के बीच में चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, बंबई से पुणे के बीच में 34 किलोमीटर। बंबई से एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें, कहीं कहीं बंबई ने दिया रहेगा, तो बंबई से बोरी बंदर, बंबई के बोरी बंदर से पुणे के बीच चला था। मेन कहीं कहीं बंबई से पुणे दिया रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बंबई न दिया रहता है, तो बोरी बंदर से पुणे याद रखेगा, लेकिन 34 किलोमीटर दोस्तों याद रखेगा। पूछ सकता है कि प्रथम रेलगाड़ी तो लॉर्ड डलहौजी, या पूछ देगा किस अंग्रेज, तो लॉर्ड डलहौजी। लेकिन गवर्नर जनरल पूछ देगा किस गवर्नर जनरल चलवाया था, तो ये भी गवर्नर जनरल ही था, गवर्नर था। कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मानसरोवर झील
कहां स्थित है? यदि आपसे पूछ देगा कि मानसरोवर झील कहां स्थित है, तो याद रखिएगा मानसरोवर झील तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में है दोस्तों, बड़ा ही फेमस है। लेकिन एक और क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, पता है क्या? इस मानसरोवर झील से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन? याद रखिएगा, एक सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। दूसरा आपको हो जाएगा सतलज नदी, सतलज नदी, और तीसरा जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां जो है प्रमुख नदियां मानसरोवर झील से निकलती है। लेकिन यदि पूछ देगा कि सिंधु नदी मानसरोवर झील के किस हिमनद से निकलती है, तो याद रखिएगा सनोखा बाबा, सनोखा बाबा हिमनद। ठीक है, सनोखा बाबा हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पूछ देगा किस हिमनद से निकलती है, मतलब कि मानसरोवर झील के, ये निकलती है चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग। ठीक है, चेमयुंगडुंग हिमनद। ये हिमनद है, सॉरी, हिमनद। ठीक है, तो सिंधु नदी सनोखा बाबा हिमनद से और ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिम नदी से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मानसरोवर झील से कौन कौन नदी हो गई? तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां निकलती है। लेकिन मानसरोवर झील के किस हिमनद से निकल देगा? तो सिंधु नदी सनोखा बाबा हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमनद से नदी से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? यदि आपसे पूछ देगा कि विजयनगर के अवशेष किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर के अवशेष स्थित है। और तुंगभद्रा नदी कहां पे है? तो कर्नाटक, कर्नाटक जो है, कर्नाटक राज्य में विजयनगर स्थापित है, यानी कि तुंगभद्रा नदी स्थापित है दोस्तों। ठीक है, अब पूछ देगा कि विजयनगर का स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर का स्थापना किया था। कब किया था पूछ देगा, तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किया था। ठीक है, और पूछ देगा इनकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी, इनकी राजधानी कहाँ थी? याद रखेगा इनकी राजधानी थी हम्पी, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पता है क्या, कि इसकी राजभाषा क्या थी? राजभाषा, विजयनगर का राजभाषा क्या था? तो याद रखिएगा तेलुगु। ठीक है, विजयनगर का राजभाषा क्या था? तेलुगु था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेबीज नामक रोग किससे होता है, या रेबीज नामक रोग किससे फैलता है? तो याद रखिएगा रेबीज नामक रोग जो है हमेशा विषाणु, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विषाणु द्वारा, यानी कि अंग्रेजी में से वायरस कहते हैं, तो विषाणु द्वारा जो है रेबीज नामक रोग होता है। और पूछ सकता है कि किसके काटने से, किसके काटने से, या इसका वाहक कौन सा है? तो याद रखिए कुत्ता, कुत्ता के जो है काटने से, कुत्ता के काटने से रेबीज नामक रोग जो है होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ये रेबीज नामक रोग का टीका का खोज किसने किया था? इसका टीका, यानी कि रेबीज रोग के निवारण के लिए टीका को खोज किसने किया था? याद रखिएगा लुई पाश्चर, लुई पाश्चर ने रेबीज नामक टीके का खोज किया था। लुई पाश्चर से एक और याद रखिएगा, इसने एक और चीज का आविष्कार किया था, दूध का पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण, पाश्चर से उनका पाश्चुरीकरण जो है याद रखेगा। तो दूध का पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? दूध का पाश्चुरीकरण का खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीका का खोज किसने किया? लुई पाश्चर ने। रेबीज का रोग किससे फैलता है? तो विषाणु द्वारा होता है। किसके काटने से होता है? तो कुत्ता काटने होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? आपसे पूछ देगा कि मनुष्य या मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो याद रखिएगा मानव का सामान्य रक्त दाब जो होता है 120/80
80 होता है। ठीक है, मानव का समान रक्त दाब 120/80 होता है। लेकिन ये कहां पे होता है? ये रक्त दाब पूछ देगा कि रक्त दाब कहां पे होता है? रक्त दाब कहां पे होता है? तो धमनियों पर। ठीक है, ये रक्त दाब कहां पे मापा जाता है या कहां होता है? तो धमनियों पर इसका रक्त का जो मतलब रक्त का दाब यानी कि रक्त का चाप जो होता है, प्रेशर होता है, कहां पे होता है? तो धमनियों पर होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यह रक्त दाब मापा किससे जाता है? यानी कि किस यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? ठीक है, किस यंत्र द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है? तो याद रखिएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? आपसे पूछ देगा किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। और पूछ देगा कि वर्तमान में पूछ देगा कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो याद रखिएगा भारत में 28 राज्य हैं टोटल। और यदि पूछ देगा केंद्र शासित प्रदेश, यदि पूछ देगा आपसे कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है दोस्तों, 28 वर्तमान में राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के किन 2 शहरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? ठीक है, आपसे पूछ देगा भारत के किन 2 शहरों को, किन 2 नगरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? तो याद रखिएगा हैदराबाद एवं सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को, इन 2 शहरों को भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये दोनों शहरों किस राज्य में है? किस राज्य में इन दोनों शहरों? तो याद रखिएगा तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य में जो है ये 2 शहर है, कहाँ? हैदराबाद और सिकंदराबाद। और हैदराबाद जो है, हैदराबाद राजधानी है। ठीक है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। लेकिन इससे पहले जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना तो तेलंगाना राज्य का राजधानी हैदराबाद को कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत का दोनों जुड़वा नगर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके नाम से संबोधित करके दे सकता है या किसे अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। हमेशा अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो हमेशा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करके दे सकता है। और यदि पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को सौंप दे सकता है, उनके नाम से संबोधित कर सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति कहेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछ देगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? याद रखिएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जो है हाथी गुफा अभिलेख है। लेकिन उड़ीसा में कहां पूछ देगा? याद रखिएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो है हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, लेकिन पूछ देगा किस पहाड़ी पर है? तो याद रखिएगा उदयगिरी पहाड़ी। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी। हाथी गुफा अभिलेख कहां है? उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि भुवनेश्वर के उदयगिरी, यानी कि उड़ीसा या भुवनेश्वर का ये उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा निर्माण, हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? खारवेल। पूछता है खारवेल कहां का शासक था? तो कलिंग कहिए, उत्कल कहिए या उड़ीसा कहिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर्वप्रथम किस अभिलेख में
किस अभिलेख, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है? ठीक है, सर्वप्रथम किस अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिलता है? तो याद रखिएगा यही जो है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम जो है भारतवर्ष सर्वप्रथम मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? यदि आपसे पूछ देगा कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा अम्ल वर्षा सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो है हमेशा अम्ल वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र SO2 होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO2। ठीक है, तो SO2 और NO2 के कारण जो है हमेशा अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पृथ्वी के विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है? यदि आपसे पूछ देगा पृथ्वी के विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है या अंतर क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको विषुवतीय व्यास जानना होगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। अच्छा, इसका ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो इसका ध्रुवीय व्यास होता है लगभग 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास होता है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। और इन दोनों के बीच अंतर निकाल देंगे हम, माइनस कर देंगे तो अंतर हो जाएगा, पता है कितना? अंतर निकाल लीजिएगा आप, 42 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 42 किलोमीटर। तो कह देगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास यदि पूछ देगा तो 12,714 किलोमीटर। लेकिन कह देगा कि इन दोनों का अंतर यानी कि विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है और एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो इन दोनों का अंतर जो होता है लगभग 42 किलोमीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछ देगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? तो गुजरात में। गुजरात में कहां हुआ था? तो पोरबंदर। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब 2 अक्टूबर को हर साल 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस, याद रखिएगा अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो अहिंसा, जो महात्मा गांधी थे अहिंसावादी थे, इसलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के रूप में हमेशा अहिंसा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, ये तो हो गया इनका जन्म, और एक मृत्यु याद रखिए। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को कहां हुआ था? तो दिल्ली के बिड़ला हाउस में। कहां हुआ था? बिड़ला हाउस, दिल्ली के बिड़ला हाउस। ठीक है, दिल्ली के बिड़ला हाउस में हुआ था। किसने इन्हें हत्या की थी, मारा था? तो नाथूराम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी थी दोस्तों। और याद रखिएगा 30 जनवरी को हमेशा शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को हमेशा शहीद दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। 2 अक्टूबर उनके जन्म पे अहिंसा दिवस और 30 जनवरी को उनके मृत्यु पर हमेशा हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? आपसे पूछ देगा कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जो है वृक्षों या पेड़ पौधों को काटना, वृक्षों का काटना। ठीक है, वृक्षों या पेड़ पौधों या जंगलों को काटना जो है मिट्टी के कटाव का
मुख्य कारण है। ठीक है, अच्छा, मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि इनके रोकथाम, मिट्टी के कटाव का रोकथाम कैसे किया जा सकता है, याद है तो याद रखिएगा दोस्तों, वृक्षारोपण, 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 यानी कि पेड़ पौधों को लगा करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था। आपसे पूछ देगा कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था, तो याद रखेगा टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। कहां का, तो मैसूर। ठीक है, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अब पूछ देगा कि मैसूर का स्थापना किसने किया था, मैसूर का स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा इनका पिता था हैदर अली, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली कौन था, तो टीपू सुल्तान का पिता था, और इन्हीं ने जो है मैसूर का स्थापना किया था। तो टीपू सुल्तान कहां का शासक हुआ, मैसूर का, और मैसूर का स्थापना किसने किया था, तो हैदर अली ने दोस्तों किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। यदि पूछ देगा आपसे दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किया था। एक और क्वेश्चन बनता है, पता है क्या, आगरा के अंदर, आगरा में मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां, शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के पिता शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, लेकिन अगर दिल्ली में पूछ देगा, यानी कि दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण तो औरंगजेब ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या, कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। आपसे पूछ देगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी कहां का शासक था, तो बिहार का मेन शासक था। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है, सासाराम, और सासाराम कहां पड़ता है दोस्तों, बिहार में। ठीक है, तो प्रथम बिहारी था शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली का शासक बना था दोस्तों। ठीक है, अब इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, इस मकबरे का, यानी कि शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इसका पुत्र था इस्लाम शाह, इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के पुत्र था इस्लाम शाह, इसी ने शेरशाह सूरी यानी कि अपने पिता का मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि सासाराम में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चकमा नामक शरणार्थियों का संबंध किस देश से है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि चकमा नामक शरणार्थियों का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा चकमा नामक शरणार्थी जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, चकमा नामक शरणार्थियों का संबंध जो है बांग्लादेश है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और याद रखिएगा, ये तो हो गया चकमा, एक और याद रखिएगा रोहिंग्या, रोहिंग्या। ठीक है, रोहिंग्या नामक शरणार्थी पूछ देगा या चकमा नामक शरणार्थी पूछ देगा, दोनों ही बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनता है। पहला कि देखिए पूछ देगा आपसे कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गैस का, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, जिसे कि C2H2 कहते हैं। ठीक है, C2H2 यानी एसिटिलीन गैस को पकाने के लिए, मतलब कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और बनता है इसमें, पता है क्या, कि कच्चे फलों को कैसे पकाया जाता है, कच्चे फलों को पकाया जाता है कैसे, तो इसमें हो जाएगा कि C2H2 प्लस कार्बाइड, यानी कि एथिलीन, एसिटिलीन और कार्बाइड से कच्चे फलों को पकाया जाता है। लेकिन गैस पूछ देगा कि कच्चे फलों को किस गैस से पकाया जाता है, तो एसिटिलीन दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और लेकिन कच्चे फलों को कैसे पकाया जाता है, तो एसिटिलीन और कार्बाइड, इन दोनों से पकाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है इसमें, कि पके हुए फलों में,
पके हुए फलों में कौन सी गैस होती है? ठीक है, आपसे पूछ देगा कि पके हुए फल में कौन सी गैस होती है, तब याद रखिएगा एथिलीन। ठीक है दोस्तों, यानी कि पके हुए फलों में एथिलीन गैस होती है, लेकिन कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखा होगा तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? ठीक है, क्वेश्चन पहला विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी। क्वेश्चन दूसरा है मानव रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है, और क्वेश्चन तीसरा है टीपू सुल्तान का पिता कौन था। इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।